हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? सपोज हम लोगों ने ऐसा एक ग्लास स्लैब लिया है। आप लोग पता है ग्लास स्लैब क्या होता है? एक है एक थिक ग्लास है, इसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं। सपोज हम इस ग्लास स्लैब से एक लाइट को पास कर रहे हैं। जब ये लाइट इस ग्लास से पास करेगा क्या होता है? लाइट बेंड हो जाता है। तो इस बेंडिंग को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो सपोज हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब ड्रॉ किया है। ये एक ग्लास स्लैब है। इस छोटे से ग्लास स्लैब को मैंने थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया है। अभी इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है विद द सरफेस। अभी इसमें हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे। सपोज इस ग्लास स्लैब के ऊपर आके एक रे गिर रहा है, तो ये बन गया हम लोग का एक इंसिडेंट रे। तो जब ये जो रे है ये इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। जब ये रे इस मीडियम से, यानी इस वाला मीडियम क्या है? ये वाला मीडियम है एयर, और ये कहाँ पे जा रहा है? इन ग्लास। तो जब ये ग्लास में जाएगा तब इसमें क्या चेंजेस होते हैं? देखा जाता है कि ये रे थोड़ा बेंड हो जाता है। देखो ये बेंड होके इस तरफ आ गया है। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट किस तरफ था? इस तरफ था, लेकिन जब ये रे ग्लास में एंटर कर रहा है उसका पाथ चेंज हो गया है। अभी जो एंगल इस नॉर्मल के साथ ये रे बना रहा है, ये जो रे है इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये वाला एंगल क्या है? ये स्मॉल आर है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इस फेनोमेनन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको लाइट को ऐसा गिराना पड़ेगा कि वो ऑब्लिकली गिरे। ऑब्लिकली मतलब है वो कुछ एंगल बना के गिरे विथ नॉर्मल। अगर हम रे को ऐसे गिराते यानी पैरेलल टू द सरफेस, तो क्या होता? ये रे इसमें नहीं जाता। तो हम लोग को रे को ऑब्लिकली गिराना है, तो क्या होगा? यहाँ पे रे ट्रेवल करेगा फ्रॉम एयर, जो क्या है थोड़ा पतला मीडियम है, यानी डेंसिटी कम है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है रेयरर मीडियम। और ग्लास क्या है? थोड़ा घना है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने डेंसर मीडियम। तो लाइट एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एयर, जो एक रेयरर मीडियम है, टू ग्लास, जो एक डेंसर मीडियम है। तो जब ऐसा होता है तो लाइट बाइंड करता है टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं। सपोज ये हम लोग का एक ग्लास स्लैब है। अभी ग्लास के अंदर से लाइट जा रहा है एयर में। तो ये हम लोग का ग्लास है और ये हम लोग का एयर है। ये हम लोग का एक नॉर्मल है, और ये हमेशा 90 डिग्री क्रिएट करता है। अभी जो इंसिडेंट रे है ये हम लोगों का इंसिडेंट रे बन गया। अभी हम बोलेंगे इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी अगर हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस तरफ जाएगा? वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। देखो ये बन गया हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पे ग्लास रहता तो ये रे सीधा चला जाता, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इससे रे बेंड हो रहा है। किस तरफ? नॉर्मल से दूर जा रहा है। अगर हम इन दोनों केस को साइमल्टेनियसली कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो रहा है? नॉर्मल के पास आ रहा है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि लाइट ट्रेवल कर रहा है
कहाँ से? ग्लास से। यानी ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। टू एयर, ये क्या है? रेयर, यानी पतला मीडियम है। हम लोग एक तीसरा केस भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पे लाइट गिरेगा अलोंग द नॉर्मल। तो फिर से हम लोग एक ग्लास स्लैब कंसिडर कर रहे हैं। ये हम लोग का ग्लास स्लैब है, ये हम लोग का एक नॉर्मल है जो 90 डिग्री बना रहा है विद द सरफेस। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल है, यानी ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है यही इंसिडेंट रे है। तो अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तब देखा जाता है कि रे क्या नहीं होता है? बेंड नहीं होता है, रे स्ट्रेट पास चला जाता है थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ये किस केस में होगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, तब हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होता है। अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्सप्लेन किया है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम देखेंगे उसका एक्चुअल कॉज क्या है, क्यों एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब क्या एक्चुअली होता है? एक्चुअली लाइट इंटरेक्ट करता है मीडियम के पार्टिकल से। कैसे इंटरेक्ट करता है? देखो, जो हम लोग का लाइट है वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों टाइम के साथ क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो लाइट एक्चुअली क्या है? लाइट एक एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, और वेरिएशन ऐसे होते हैं जैसे ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम। यहाँ पे इस एक्सिस में टाइम है और इस एक्सिस में हम लोगों का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अभी अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी ये जो ब्लैक लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस है और ये हम लोग का जेड एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है इन एक्स जेड प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन। तो हमारा जो लाइट है उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। जब एक रे ऑफ लाइट, इसमें ये एक्चुअली ये हम लोग का ये वेव है जिसको हम लोग रे करके ड्रॉ किया है। अभी जब ये ग्लास में एंटर करता है, ग्लास में क्या है? ग्लास में एटम्स है। किसके एटम्स? ग्लास के एटम्स है। तो यहाँ पे जो एटम्स है वो क्या करते हैं? इस रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें जो एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ पे वो एनर्जी चला जाएगा, फिर उसको क्या करते हैं? उसको एमिट करते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला एब्जॉर्प्शन होता है बाय एटम्स। अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल्स होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एमिशन होता है। कौन सा चीज एमिट करता है? वही एटम जिन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एटम एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये एटम एब्जॉर्ब करके ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद वो उस एनर्जी को छोड़ दे रहा है, तो उसका बाद वाला चीज उसको क्या कर रहा है? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये चीज क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअसली चल रहा है थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ये एटॉमिक लेवल में ये चीज होता है। अभी जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो प्रोसेस है यहाँ पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, और बाद में लाइट यहाँ से निकल के आ रहा है थ्रू दिस ग्लास स्लैब। अभी इस एब्जॉर्प्शन और एमिशन से क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रहता, यहाँ पे पूरा एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स में भी एब्जॉर्प्शन होता, उसके बाद एमिशन होता। लेकिन
जिस स्पीड से एयर में होता उस स्पीड में आपके ग्लास के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ग्लास का जो एटॉमिक अरेंजमेंट है और हम लोग का जो एयर का जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये एब्जॉर्प्शन एमिशन होता है वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इन एयर ये थोड़ा फास्ट होता है। तो लाइट जब एयर में मूव करता है ये थोड़ा फास्ट मूव करता है, बट जब ये ग्लास स्लैब के अंदर मूव करता है थोड़ा स्लोली मूव करता है, क्योंकि जब प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, एमिशन का प्रोसेस है बाय द एटम्स क्या है, थोड़ा स्लो है इनसाइड द ग्लास स्लैब इन कंपैरिजन टू द प्रोसेस आउटसाइड द ग्लास स्लैब। क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, इसी कारण लाइट बैंड होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्लास स्लैब लेके कंसिडर किया है, आप इस चीज़ को वाटर लेके भी कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी आपको दो मीडियम कंसिडर करना पड़ेगा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो उसका स्पीड चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसमें ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन एमिशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम। तो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों को क्या पता चला है कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होने के कारण ही लाइट बैंड होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। अभी अगर हम कंसिडर करें कि ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस अगर हम नेचर में कहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे केसेस में रिफ्रैक्शन होता है। अगर सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप एक जगह पे खड़े हो, नदी के पास किस जगह पे खड़े हो, और यहाँ पे क्या है, इतना तक ये लैंड है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, इस पूरी जगह पे क्या है, पानी है। आप क्या कर रहे हो, आप रिवर के अंदर फिश को देख रहे हो। यहाँ का जो पानी है ये बहुत ही क्लीन है। अगर पानी के अंदर कोई फिश होगा तो ये पर्सन इस फिश को इजीली देख पाएगा। सपोज यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे एक्चुअली एक फिश है। तो अभी जब ये पर्सन इस फिश को देखेगा उसको क्या डिफरेंट दिखाई देगा, देखो। तो सपोज इस फिश से देखो लाइट जा रहा है, लाइट यहाँ पे जाएगा। उसके बाद देखो जो यहाँ का जो मीडियम है यह क्या है, ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे वाला मीडियम क्या है, पानी यानी वाटर है। तो कौन सा मीडियम घना है, वाटर घना है और एयर क्या है, थोड़ा हल्का है। तो जब लाइट एक घने मीडियम से एक हल्का मीडियम में जाता है तो लाइट बैंड होता है एयर फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो अगर हम एक रे कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम दिस फिश, तो सपोज ये रे इस तरफ गया, अभी यहाँ पे क्या है, ऊपर एयर है, तो हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये हम लोगों का बन गया नॉर्मल और ये हम लोगों का इंसिडेंट रे फ्रॉम द फिश। अभी देखो ये रे बैंड होके आंख में जाएगा जो आदमी देख रहा है, ठीक है। तो देखो अभी इस फिश को ये पर्सन देख पा रहा है, लेकिन उसको ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। उसको तो उसको देखने में मिल रहा है कि लाइट इधर से आ रहा है, तो फिश उसको दिखाई देगा यहाँ पे किसी जगह पे, यानी वो फिश को देखेगा लेकिन एक्चुअल जगह पे देख नहीं पाएगा, वो फिश को इस जगह पे देखेगा। तो सपोज अगर ये पर्सन इस फिश को पकड़ना चाहता है, कैसे पकड़ेगा, सपोज इसके पास क्या है, ऐसा एक स्टिक है और उसके सामने एक शार्प एज है उसके हाथ में। अभी अगर इसको छोड़ेगा तो किस ओर छोड़ेगा, ये इस तरफ छोड़ेगा और फिश को पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर हम लोग जाएंगे, जनरल पर्सन ये काम करते हैं तो इस फिश को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो ट्राइबल्स है और जो हमेशा मछली पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टिक, वो क्या कर सकते हैं,
उनके पास वो ऑटोमेटिकली उनके ब्रेन के अंदर कैलकुलेशन हो जाता है कि अगर मछली को वो यहाँ पे देख रहे हैं तो उसको थ्रो करना पड़ेगा ये स्टिक टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो उसको पकड़ पाएगा। तो ये एक सिंपल एक नेचुरल फिनोमेनन है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। बहुत सारे फिनोमेनन है, हम लोग डिस्कस करेंगे इन अदर केसेस। और एक सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपने एक ग्लास में पानी लिया है, ये एक ग्लास है जिसमें आपने क्या लिया है, पानी लिया है। ये क्या है, वाटर है। इसका मतलब ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला मीडियम क्या है, वाटर है। जब आप इसमें एक पेन को रखोगे आपको दिखाई देगा क्या होता है, ये पेन का पोर्शन है जो पानी के ऊपर है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है पानी के नीचे है। तो आपको दिखाई देगा कि पेन थोड़ा बेंड हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग को पता है कि पेन स्ट्रेट है, लेकिन जब पानी के अंदर हम उसको घुसाते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये होता है कि आपको दिखाई देता है कि पेन थोड़ा क्या है, इस साइड में शिफ्ट हो गया है। जैसे यहाँ पे जो आपका मछली था थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो पेन के जो नीचे वाला पोर्शन है आपको दिखाई देगा कि थोड़ा वहां पे वो शिफ्ट हो गया है। सेम चीज को आप देख सकते हो। सपोज आप जाके पानी में खड़े हो गए हो, ये क्या है, ये पानी है, ठीक है। तो आप जाके आपका हाफ बॉडी क्या है, आपका हाफ बॉडी पानी के अंदर है और हाफ बॉडी पानी के नीचे है। तो जब आपको कोई पर्सन, सपोज यहाँ पे क्या है, लैंड है, यहाँ से कोई पर्सन अगर ऊपर से आपको देखेगा तो आपका जो लेंथ है, सपोज आपका ये एक्चुअल लेंथ है, लेकिन आपको वो आपका लेंथ उसको कम महसूस होगा। आपका जो पैर है, आपका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको वो छोटा दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू योर अपर पार्ट। क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट नीचे से आ रहा है तो थोड़ा वो ऊपर आपको दिखाई देता है। और एक हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन का। सपोज आपने एक ग्लास में एक एम्प्टी ग्लास लिया है, इसके अंदर आपने क्या किया है, एक कॉइन रख दिया है। अगर आप ऊपर से इस कॉइन को देखोगे आपको लगेगा कि कहाँ पे है, वो ग्लास के अंदर है। कितने हाइट नीचे है, इतना हाइट वो नीचे है। अभी सपोज आप क्या कर रहे हो, इस ग्लास में पानी दे रहे हो, इस ग्लास के अंदर पानी दे रहे हो। जब आप पानी दोगे आपको क्या लगेगा कि ये कॉइन यहाँ पे नहीं है, ये कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया है, आपको ये कॉइन यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक्चुअली कॉइन कहाँ पे है, कॉइन एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपने क्योंकि पानी दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया है। जितना पानी का लेवल इंक्रीज करोगे वो कॉइन क्या होगा, पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा था, आपने पानी ज़्यादा दिया है वो और ऊपर जाएगा। तो ये ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बोले हैं ये क्या है, ये सिंपल एग्जाम्पल से रिफ्रैक्शन के, जिससे हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता है, एक्चुअली लाइट बैंड होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। स्टूडेंट्स अभी जो टॉपिक में डिस्कस करूंगा वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यह भी दो लॉ है। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इस लॉ को दिया था ओले बोर्ड स्नेल्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इन द ईयर ऑफ 1621। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करके जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको बेस करके उन्होंने ये लॉ दिया था और उनके नाम पे इस लॉ का नाम रखा है स्नेल्स लॉ। इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो देखो ये लॉ एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। सपोज लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो पहला मीडियम
जो हम लोगों ने लिया है उसका नाम हम लोगों ने दे दिया है मीडियम 1 और सेकेंड मीडियम का हम लोगों ने नाम दे दिया है मीडियम 2। तो यहाँ पे ये है हम लोगों का नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रो जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये इंसिडेंट रे है और ये हम लोग का रिफ्रैक्टेड रे है, वो जो एंगल बना रहा है वो आर है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, उन्होंने आई का डिफरेंट वैल्यू लिया है, यानी इंसिडेंट रे को चेंज किया है। एक बार 30 डिग्री लिया है, एक बार 45 डिग्री लिया है, डिफरेंट वैल्यूज लिया है एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर उन्होंने क्या की है, मेजर की है। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। अभी उन्होंने एक रिलेशन निकाला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, जिसको उन्होंने डिराइव किया है और वो रिलेशन देखने में ऐसा होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो होता है ये रेशियो एक कांस्टेंट होता है फॉर ए फिक्स्ड पेयर ऑफ मीडियम। यानी हम लोग मीडियम 1 एंड मीडियम 2 को चेंज नहीं करेंगे। हम लोग अगर आई का वैल्यूज लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आर का वैल्यू, सपोज ए वैल्यूज मिली है हम लोगों को, सपोज ये वैल्यूज मिली है, तो जब भी हम साइन ए बाई साइन आर निकालेंगे ये जो वैल्यू है अगर हम लोग मीडियम 1 2 को फिक्स रखते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अभी देखा गया इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे याद रखते हैं, क्योंकि लाइट जा रहा है फ्रॉम मीडियम 1 to 2, तो 1 क्या होगा, ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके समान होता है, इस रेशियो के समान होता है और ये टर्म भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड जो लॉ है ये तो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, सेकेंड लॉ बोल रहा है कि हम लोगों का जो इंसिडेंट रे है, जो सपोज ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है और ये हम लोग का नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लेन बनाते हैं, ये हम लोग का इंसिडेंट रे और ये हम लोग का नॉर्मल, तो ये बन जाएगा हम लोग का एक प्लेन जिसमें क्या है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है। अभी हम लोग एक दूसरा प्लेन बना रहे हैं जिसमें हम लोग का नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये बन गया हम लोग का वो वाला प्लेन। अभी देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों प्लेन एक ही प्लेन के दो पार्ट है, एक है इन मीडियम 1, एक है इन मीडियम 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये वाला हो गया हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज हम लोग को पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। अगर मीडियम क्या है, घना है, तो उसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर मीडियम क्या है, मीडियम आपका हल्का है, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। तो देखो वैक्यूम ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है और उसका वैल्यू हम लोग को पता है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं रहते, तो जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो लाइट क्या करता है, वहाँ पे बहुत स्पीड से जाता है। लेकिन अगर लाइट किसी मीडियम के अंदर से जा रहा है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट बाय द एटम्स ऑफ द मीडियम होता है।
तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक मीडियम है, सपोज हम लोगों ने ग्लास स्लैब ही ले लेते हैं, एक ग्लास स्लैब है, इसके अंदर से जब लाइट ट्रेवल करता है उसका स्पीड कितना होता है, सपोज v है, और उसके बाहर वाला पार्ट क्या है, सपोज वैक्यूम है, तो वहां पे लाइट का स्पीड कितना होगा, c, जो हम लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो v होगा वो क्या है, वो v आपका c से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मीडियम के एटम्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फिर एमिट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा। तो जो रेशियो है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विथ सी, क्योंकि हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं इस मीडियम का, तो हम लोग का जो रेफरेंस मीडियम है जिसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वेलोसिटी, वो क्या है, वो वैक्यूम है, इसलिए इसका नाम हम लोग ने दे दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अगर हम लोग इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग को पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका स्पीड चेंज होता है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड दो टर्म्स है, वो है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने एचएस फर्स्ट ईयर में एक रिलेशन डिराइव किया था बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। वो रिलेशन था v = न्यू लैम्डा। यहां पे था v था स्पीड ऑफ द वेव, न्यू था फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और लैम्डा था वेवलेंथ। अभी हम लोग इस रिलेशन को यहां पे यूज करेंगे। हम लोग निकालना चाहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, सपोज लाइट इस मीडियम से जब इस मीडियम में जा रहा है, तब लाइट में चेंजेस आते हैं उसके स्पीड्स में, एट द सेम टाइम उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। यानी लाइट जब इस मीडियम में रहेगा इसका जो वेवलेंथ होगा, जब इस मीडियम में आएगा उसका वेवलेंथ चेंज होगा। तो सपोज यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसका नाम दे दिया हम लोगों ने, ये जो हम लोगों का मीडियम है ये क्या है, एक्चुअली वैक्यूम है, तो यहाँ पे जो हम लोग लाइट कंसिडर कर रहे हैं उसका हम लोगों ने वेवलेंथ का नाम दे दिया है लैम्डा वैक्यूम, क्योंकि ये क्या पे है, ये वैक्यूम में है और ये तो एक मीडियम है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया है लैम्डा मीडियम। तो देखा गया है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली उसका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। देखो जब लाइट इधर से इधर में जाएगा, जब फिर से इधर में आ जाएगा, वैक्यूम में आ जाएगा, उसका स्पीड क्या होगा, फिर से सी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लाइट एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है, लाइट जैसा है ऐसा ही रह रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा स्पीड डिक्रीज हो गया है। अगर स्पीड डिक्रीज हो गया है तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस के साथ कौन सा टर्म एसोसिएटेड है, लैम्डा, यानी उसका वेवलेंथ। तो क्या होता है जब लाइट इस मीडियम में इस मीडियम से इस मीडियम में आता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है, और यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। यानी वैक्यूम में वेवलेंथ उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट इन द डेंसर मीडियम उसका वेवलेंथ घट जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है क्योंकि ये उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अभी अगर हम लोग इस सी एन वी का वैल्यू बैठाते हैं तो सी का वैल्यू क्या होगा, देखो सी को हम लिख सकते हैं क्या, सी को हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से न्यू लैम्डा वैक्यूम,
और v को लिख सकते हैं हम लोग न्यू लैम्डा मीडियम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो हम लोगों का म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, न्यू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा मीडियम। यहाँ पे न्यू न्यू घट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो अल्टीमेटली रह जाएगा लैम्डा वैक्यूम बाय लैम्डा मीडियम। अभी एक चीज़ देखो, हम लोग का जो म्यू है वो एक रेशियो है और जो हम लोग का सी है वो हमेशा वी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जब ये एक डेंसर मीडियम में जाता है उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो हम लोग का ये म्यू है वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो अगर ये हमारा म्यू एक से बड़ा है तो ये वाला म्यू भी जो इसी इक्वेशन से डिराइव किया गया है वो भी एक से बड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा वैक्यूम जो है वो हमेशा लैम्डा मीडियम से बड़ा होगा। यानी अगर हम एक डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हम लोगों का यानी लाइट का क्या होगा, वेवलेंथ घट जाएगा, और एक रियल मीडियम में जाते हैं तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो हर केस में जो हम लोग का फर्स्ट मीडियम है जहाँ से लाइट आके दूसरे मीडियम में जा रहा है वो वैक्यूम नहीं होगा। फर्स्ट मीडियम हमेशा वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में लाइट जा रहा है तो पहला मीडियम तो वैक्यूम नहीं है, तो हम लोगों ने दूसरा एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे दो मीडियम कंसिडर कर रहे हैं। जो पहला मीडियम है वो थोड़ा रेयरर है यानी मीडियम 1, और मीडियम 2 सपोज थोड़ा डेंसर है। इसको हम कंसिडर करते हैं वाटर, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं सपोज ग्लास। ये हम लोग का नॉर्मल है, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे दोनों मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ा कम है। अभी जो हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, वो एक रेशियो है, वो है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय मीडियम 2। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2 का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लिखने का स्टाइल है जिस मीडियम का हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो कहाँ पे होगा, वो सबस्क्रिप्ट में आएगा और ये सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। जहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट 1 से आ रहा है इसलिए ये ऊपर है, ये कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 1 to 2। तो ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये भी एक क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग का मीडियम 1 and 2 क्या है, अगर फिक्स रहता है इट इज ऑल्सो अनदर कांस्टेंट। अगर अभी हम लोग इस वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 1। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट, और लैम्डा 1 है वेवलेंथ इन मीडियम 1। अभी हम v2 को लिख सकते हैं न्यू लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 है आपका वेवलेंथ इन मीडियम 2, और न्यू फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, हम लोग बताए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यहाँ पे भी जितना फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे भी उतना ही फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होके इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ चला जाएगा। तो देखो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, हम लोग का न्यू न्यू कट जाएगा, रह जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो हम लोग को दो रिलेशन मिले हैं फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है हम लोगों का नेचर ऑफ द मीडियम।
यानी मीडियम कैसा है। सपोज हम लोगों ने कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट मीडियम हम लोग वैक्यूम ले लेते हैं, और जो हम लोग का सेकंड मीडियम है हम लोग डिफरेंट कंसिडर कर रहे हैं। सपोज एक केस में हम लोगों ने कंसिडर किया है कि लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। ये क्या है, हम लोग का ग्लास है, ये हम लोग का वैक्यूम है। सेकंड केस में कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, तो हम लोगों ने कंटेनर में पानी ले लिया है, और पानी के ऊपर क्या है, पानी के ऊपर वैक्यूम है। देखो दोनों केस में जो हम लोग का जो बाहर का मीडियम है, यानी मीडियम वन क्या है, वैक्यूम है। हम लोग बोल सकते हैं सराउंडिंग मीडियम दोनों में क्या है, फिक्स्ड है। बट जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, जिसका हम लोग एक्चुअली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। तो बेंडिंग दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ग्लास क्या होता है, ग्लास थोड़ा ज़्यादा घना होता है देन वाटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रे इंसिडेंट कराते हैं, सपोज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये लाइट बेंड होगा और ये नॉर्मल के पास आ जाएगा, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको हम लोग R1 दे देते हैं। सपोज इस केस में हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे इसको हम लोगों ने नाम दे दिया सपोज R2। तो यहाँ पे R1 एंड R2 क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम क्या, वाटर। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हम लोगों ने एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कंसिडर किया है। अगर हम रिलेटिव भी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अगर हम वैक्यूम ना रखे और एक दूसरे मीडियम रख देंगे जो यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, तो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट आएगा। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर मीडियम डिफरेंट होगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेकेंड जो है वो है हम लोगों का वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सपोज हम लोग जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे एक मीडियम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे ग्लास ही कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे आके लाइट गिर रहा है, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, ये हम लोग का नॉर्मल है। सी इसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेवलेंथ है। सपोज यहाँ पे है 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी इस रे में सिर्फ एक ही वेवलेंथ है, इससे ज़्यादा भी नहीं है, इससे कम भी नहीं है। तो देखा गया है अगर हम लोग इस वेवलेंथ को चेंज करते हैं, अगर हम दूसरा वेवलेंथ लेते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन डिफरेंट होता है, बेंडिंग डिफरेंट होता है। तो एक रिलेशन है, उसका नाम है कुचिस रिलेशन। ये रिलेशन किस किस के बीच में है, देखो ये रिलेशन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ के बीच में। देखो कि अगर हम लोग वेवलेंथ डिफरेंट लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो इससे हम लोग को समझ में क्या आ रहा है कि वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा ब्लू कलर के लिए वो नहीं होगा, रेड के लिए भी वो नहीं होगा। सपोज हम दो एक्सट्रीम कंसिडर करते हैं, हम लोग वायलेट कंसिडर करते हैं और रेड कंसिडर करते हैं, तो हम लोग को पता है कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है फ्रॉम वायलेट। दो एक्सट्रीम है, ये वायलेट का है, सॉरी वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है रेड से। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है, लैम्डा क्या है, रेसिप्रोकल में है, तो क्या होगा हम लोगों का, जो हम लोग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, किससे, रेड से। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए हम लोग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है टेम्परेचर, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसका डेंसिटी चेंज होगा, सॉलिड स्टेट में होगा भी डेंसिटी चेंज होगा, लेकिन
चेंज इन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो अगर एक चीज का डेंसिटी चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो सपोज ये हम लोगों का एक सब्सटेंस है, इसको हम लोगों ने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एट टेम्परेचर T। अभी इसको हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसमें हीट सप्लाई किया है बाहर से। सपोज हम लोगों ने एक बुनसन बर्नर लिया है और इसमें हम लोगों ने हीट सप्लाई किया है। तो अगर हम हीट सप्लाई करेंगे किसी सब्सटेंस में तो उसका क्या होगा, जो हम लोगों का डेंसिटी है यानी मास बाय वॉल्यूम है थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये चीज़ क्या होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट उसका टेम्परेचर चेंज होकर क्या हो गया है, सपोज T डैश हो गया है। तो तब हम लोगों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट मिलेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, बट बाय ए वेरी स्मॉल वैल्यू। लास्ट वाला जो पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी जो हम लोग का जो सेकंड मीडियम है उसको हम लोग फिक्स रखेंगे, यानी जिसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको हम फिक्स रखेंगे, लेकिन सराउंडिंग मीडियम को हम लोग चेंज कर देंगे। तो सपोज ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का एक ग्लास है। तो पहले केस में हम लोगों ने क्या कैंसिल किया है कि उसका बाहर का मीडियम क्या है, बाहर का मीडियम एयर है। तो अगर इसका बाहर का मीडियम एयर है और ये क्या है, ये हम लोगों का ग्लास है, तो इस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एयर टू कहाँ पे, ग्लास में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज क्या होगा, हम लोग को पता है वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास होगा। अगर हम लोग इस ग्लास का अभी सराउंडिंग मीडियम चेंज कर रहे हैं, अभी एयर की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया है, हम लोगों ने वाटर रख दिया है, तो सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया है। तो अभी इसका नाम क्या देंगे हम लोग देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो यहाँ पे हो जाएगा VW बाई BG। तो देखो ये रिलेशन से हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो हम लोग का ये जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो कभी भी समान नहीं होंगे। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी जब बाहर में एयर रहता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जब बाहर में सराउंडिंग मीडियम में वाटर रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो जो हम लोग का मेन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, लेकिन उसका सराउंडिंग मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट है, और सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के भी ऊपर डिपेंड करता है।